हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं आपको बायोलॉजी के कुछ सवालात हैं पुराने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेएमआई में बीएड के एंट्रेंस पेपर में आए थे 2022-23 के, उनके कुछ सॉल्यूशंस आपको दूंगा, बताऊंगा कि उनके सही जवाब क्या हैं और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वक्त की कमी है और बहुत सारी चीजें हैं। एक्सप्लेनेशन हम बहुत अच्छे से कायदे से करेंगे जब हम अपनी क्लास में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले सवाल पे लेना चाहूंगा। भाई सबसे पहले क्या पूछा है इन्होंने कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन। रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कहां पर होता है। अब रेस्पिरेशन होता क्या है और किसमें होता है, ये बेसिक सी बात हमें पता होनी चाहिए। रेस्पिरेशन क्या है भाई? कुछ नहीं है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आप खाना खाते हैं, सभी खाना खाते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स अपनी ही बॉडी में खाना बनाते हैं, लेकिन हम जो है हमें तो बाहर से खाना लेना होता है। अब हम जब खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में एज इट इज तो एब्जॉर्ब होगा नहीं। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उसे पहले टूटना पड़ेगा, छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटना है। अब वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये टूटता है खाना हमारे, यानी छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस, स्मॉल पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होता है वो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब इसके लिए जरूरी क्या है? रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना कंटिन्यू, चाहे हम सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, तो ऑक्सीजन इज मस्ट। अब खाना ऑफ कोर्स हमें खाने, क्योंकि ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें खाने को तोड़ना है, तो इसीलिए खाना भी हमारे लिए जरूरी है, वाटर भी हमारे लिए जरूरी है। यानी कि पूरा जो रेस्पिरेशन है उसमें जो गैसेस हैं, उस गैस में ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम जो एक्सेल करते हैं गैस, अब हमने देखिए ऑक्सीजन ली, लेकिन एक्सेल क्या करी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हुई कार्बन डाइऑक्साइड में, वो पूरा जो प्रोसेस हमारा चलता है बॉडी के अंदर, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स, अच्छा खासा बड़ा वो है प्रोसेस। तो ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये होता कहां पर है एक्सचेंज? ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं, CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं, यानी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो कहां रहा है एग्जैक्टली? ये हो रहा है आपका एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई क्या है जरा हम देखते हैं, इस पे नजर डालते हैं कि भाई एल्वियोलाई क्या है, ये क्या बला आ गई। तो देखिए ये हमारे लंग्स हैं। अब लंग्स में हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग्स क्या है? हमारे लंग्स में गैस जा रही है पूरी, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। और हम, अच्छा अब एक बात, एक बहुत बेसिक सी बात जो है वो बच्चों को या बड़े बड़े लोगों को, खासतौर से ग्रेजुएशन वालों को भी मैंने देखा है, बात नहीं पता। वो सब सोचते हैं कि हम भाई ऑक्सीजन ले रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है एल्वियोलाई के थ्रू, लेकिन जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस है वो सारी हम इनटेक करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा तादाद में कौन सी गैस है? 78% कौन है भाई? नाइट्रोजन है। हम वो भी तो ले रहे हैं। अगर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नीचे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, और भी गैसेस हैं, तो हम सारी गैस ले रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी ऑक्सीजन को एल्वियोलाई के थ्रू एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, ठीक है। तो एल्वियोलाई आपका ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है जो शुरू से एंड तक, वो कहां से होता है? देखिए आप फ्लो चार्ट में नजर डालिए, फ्लो चार्ट शोइंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि जो हवा, मैं बेसिकली कहूंगा जो हम हवा अंदर हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी होती है, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो भी एटमॉस्फेयर में आसपास है। मान लीजिए आप किसी पॉल्यूटेड जगह पर हैं तो वहां जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, जैसे आपका सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, है ना। जैसे आप कोई ट्रैफिक वाले एरिया में है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आपका थोड़ा दम सा घुटता है, वो क्यों, किसकी वजह से? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब नहीं है, और भी गैसेस वहां इन्वॉल्व है जो हमें बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर देती हैं, हमारे लंग्स में बहुत सारी बीमारियां करती हैं। चलिए, तो पूरा जो चार्ट है आपका वो क्या है भाई? सबसे पहले नेजल चैम्बर में जाएगी। नेजल चैम्बर यानी आपकी नाक जो है, ये नाक वाला जो चैम्बर है नेजल चैम्बर कहलाता है। तो इस नेजल चैम्बर से हम इनटेक करेंगे ऑक्सीजन। अब देखिए ये इंटरनल लेयर्स, यानी कि जो अंदर का जो पार्ट है, फिर नेजोफेरिंक्स, फिर ग्लॉटिस। ग्लॉटिस कहां गए? हम यहां आ गए। ये एपिग्लॉटिस आपने देखा होगा, ये एडम्स एप्पल जो आप देखते हैं, ये ग्लॉटिस वाला पार्ट कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेरिंग्स, बेसिकली लेरिंग्स का पार्ट है, यानी हम यहां पर हैं, ये रहा आपका लेरिंग्स। अच्छा, लेरिंग्स के बाद कहां? ये आपकी ये जो विंड पाइप आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप, इसे हम कहते हैं ट्रैकिया। अब इसके थ्रू ये विंड पाइप डिवाइडेड है किसमें? ब्रोंकस में। ब्रोंकस के थ्रू आधी यहां पहुंची, आधी यहां पहुंची। अब यहां पे जो आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा है सब कुछ अंदर का ऐसा यहां पर है, तो हम इधर ही सिर्फ एक ही तरफ का समझाते हैं आपको कि अब यहां से ये छोटे छोटे क्या है? पाइप्स हैं। अब ये पाइप की जो एंडिंग है, इस पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। यही बलून लाइक स्ट्रक्चर फूलते हैं, ठीक है। जब आप गुब्बारा फुलाते हैं, बलून है भाई, बलून जब फूलेगा यानी हम गैस जब इनटेक कर रहे हैं तो हमारा फूल रही है हमारी छाती, जो हमारा चेस्ट है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो वो किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि एल्वियोलाई वाले जो पोर्शन है वो एल्वियोलाई क्या है? वो फूल रहे हैं। अब ये क्यों फूल रहे हैं? ताकि सरफेस एरिया जो है वो
ज्यादा हो जाए। अब सरफेस एरिया क्यों ज्यादा होना है? क्योंकि यहां से आई हमारी गैस, कौन सी गैस आई हमारी? ऑक्सीजन। और भी बहुत सारी आई, लेकिन जो हमें हमारी बॉडी को चाहिए मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा, क्योंकि हमारे सवाल में क्या था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, तो मैं सिर्फ उन दोनों को लेकर बात करूंगा। हमारी ऑक्सीजन यहां पर आई। अब यहां जो एल्वियोलाई है उसकी सरफेस है, वहां पर क्या है मौजूद? जो एल्वियोलाई की सरफेस है उस सरफेस पर क्या है प्रेजेंट? उस सरफेस पर है कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरीज? ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज देखिए, अब यहां पे छोटी सी बात एक बताऊंगा कि हमारा जो ब्लड है वो एक पाइप है हमारी बॉडी में। मैं बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जनरल टर्म्स में आपको समझाऊंगा ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे पाइप है, ये समझिए। अब उन पाइप को हम क्या कहते हैं? उनको हम आर्टरीज कहते हैं, वेन्स कहते हैं और कैपिलरीज कहते हैं। सबसे जो मोटे वाले पाइप हैं, बिल्कुल बेसिक चीज में, बिल्कुल बेसिक जनरल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, जो सबसे मोटे और सबसे हमारी बॉडी के अंदर है वो क्या है? वो आर्टरीज हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर में ब्लड जा रहा है। ब्लड की जो हमारी आर्टरी है। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो थोड़ी जो ऊपर की तरफ है आपको नजर आ रही है, वेन, इसे हम कहते हैं वेन। ये जो छोटे छोटे जो पाइप्स हैं ये क्या है? वेन्स। और इससे भी छोटे, जैसे हमारी आंखों में आपको नजर आता है, आप अपनी आंखें देखिएगा शीशे में तो आपको बहुत छोटी ब्लड की वेसल्स नजर आएंगी, वो होती हैं ब्लड कैपिलरीज। तो हमारी एल्वियोलाई के ऊपर है प्रेजेंट ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज का क्या काम है? कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? इनटेक करता है ऑक्सीजन को, यानी कि ब्लड के अंदर जाती है क्या? ऑक्सीजन। जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हमारे लंग्स तक पहुंची, लंग्स से कहां पहुंची? हमारे ब्लड में, थ्रू ब्लड कैपिलरीज। अब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन आई, लेकिन ब्लड का क्या एक और काम है कि जो CO2 है जो हमारी बॉडी के अंदर अब हमें एक्सेल करनी है, तो वो एक्सेल करने के लिए CO2 को कौन लेकर आएगा बॉडी से बाहर? वो भी ब्लड ही काम करता है। तो ब्लड जो है वो CO2 को क्या करेगा? वो बाहर छोड़ेगा। कहां बाहर छोड़ेगा? एल्वियोलाई के ही अंदर। कि भाई CO2 लो और ऑक्सीजन दो, बिल्कुल ऐसा काम चलता है, बिल्कुल कंटिन्यू कि भाई CO2 लो ऑक्सीजन दो। CO2 क्यों लो? क्योंकि CO2 है बिल्कुल वेस्ट हमारी बॉडी के लिए। ये अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। तो CO2 बाहर और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू फिर रेस्पिरेशन हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा शुरू होगा, ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। चलिए, तो इसका हमारा जवाब क्या था? एल्वियोलाई। अब आगे जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। Which of the following enzyme gets mixed with food in our mouth? देखिए, जो एंजाइम है, अब एंजाइम क्या है? एक स्पेशल टाइप का केमिकल है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रिलीज होता है अलग अलग जगह पर। बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं जो अलग अलग कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस खाने में प्रोटीन है, उस खाने में फैट है। तो ये सारी चीजें एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी। अब बॉडी के अंदर कहां जाएंगी? हमारे ब्लड में। ब्लड में जाएंगे ना, तो ब्लड में जब जाएंगे तो वो बहुत थोड़ी छोटी होकर जाएंगे कि हमारे ब्लड में आसानी से घुल जाए, वो आराम से हमारा ब्लड जो है वो उन्हें हर टिश्यू तक, हर सेल तक पहुंचा दे। तो उसे बहुत टूटना पड़ेगा, बहुत छोटा ब्रेक डाउन होना पड़ेगा उसका। तो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स निकलते हैं वो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। लेकिन यहां सवाल में बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम गेट मिक्स्ड विद फूड इन अवर माउथ। हमने खाना खाया, अच्छा, डाइजेशन शुरू होता है हमारे माउथ से। बहुत सारे कंपटीशन में यह सवाल पूछा गया है कि फ्रॉम विच पार्ट डाइजेशन स्टार्ट्स। तो कहां से स्टार्ट होता है? हमारे मुंह से। अब मुंह के अंदर क्या निकलता है? मुंह के अंदर निकलता है स्लाइवरी अमाइलेज। तो हमारा आंसर है यहां पर एमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। हम क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं इसे टाइलिन। बहुत सारी किताबों में स्लाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहा गया है। तो अगर टाइलिन आ जाए अमाइलेज की जगह तो कंफ्यूज मत होइएगा, उसी पे लगाइएगा। अच्छा, थोड़े बाकी और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये सिन एंड में आ रहा है, यानी इन वाली जो आवाज आ रही है ना, जैसे प्रोटीन, ये याद रखिए आप, प्रोटीन में इन वाली आवाज आ रही है, और सिन यानी ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, यानी प्रोटीन को तोड़ते हैं छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, जिससे कि प्रोटीन, खासतौर से अमाइनो एसिड्स में, जिससे कि प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो जाए, हमारे ब्लड के थ्रू हमारे पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाए। लाइपेज क्या करता है भाई? लाइपेज तोड़ता है फैट को। किसको तोड़ता है? फैट को। तो ये हमें याद रखना है कि लाइपेज क्या तोड़ता है? फैट को, यानी जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे पार्ट में तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या है? ये प्रोटीन को तोड़ते हैं। और अमाइलेज या स्लाइवरी अमाइलेज कहिए या टाइलिन कहिए, ये तोड़ते हैं किसको? हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे उसके अंदर, यानी खासतौर से जो ग्लूकोज है ये उसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को। जो और शुरू कहां हो जाता है इसका काम शुरू हो जाता है हमारे माउथ में। हमारे माउथ से जो सलाइवा निकलता है उसके अंदर स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम होते हैं। वो स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और फूड के अंदर जब मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? अपना काम शुरू करेंगे। काम क्या है उनका? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। क्यों तोड़ना? ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए हमारी बॉडी में। सिंपल। चलिए अगली बात, अगला सवाल हमारा क्या कहता है?
कि द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, भाई ऑटोट्रॉफिक मोड जो न्यूट्रिशन है उसके लिए क्या क्या जरूरी है या क्या जरूरी है। अब सबसे पहले तो भाई आपका सवाल यह होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका है, यानी जो खाना जो प्लांट्स हैं खासतौर से वो अपना ही खाना अपनी ही बॉडी में बनाते हैं। खासतौर से कहां बनाते हैं, वो बनाते हैं लीव्स के अंदर। प्लांट अपना खाना कहां बनाते हैं भाई, लीव्स के अंदर खाना बनाते हैं। कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब है आपका लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोसीजर पूरा आपका चल रहा है। तो फोटो यानी लाइट की मदद से, लाइट कहां से मिलती है हमें एनवायरनमेंट में, सनलाइट तो बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी है जो हमें बिल्कुल अनलिमिटेड उसमें अमाउंट में मौजूद है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो सनलाइट तो भाई बिल्कुल जरूरी है प्लांट्स के लिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, और क्या क्या चाहिए भाई। अब फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट तो हमें मिल गई, अब और क्या है भाई, क्लोरोफिल जो प्लांट की लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है। क्या है, ग्रीन पिगमेंट। क्या है भाई, ये ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्लांट जो है पूरा हरा नजर आता है, खासतौर से उसकी पत्तियां, क्योंकि उसी के अंदर मौजूद होता है क्या, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट तो है ही जरूरी, अभी मैंने बताया। और जो हम एक्सेल करते हैं, या हम का मतलब है यहां पर जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली वो एक्सेल करते हैं कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे लिए तो कैसी है, बेकार है, टॉक्सिक है, वेस्ट है एक तरीके से, इसलिए हमारी बॉडी निकालती है कि भाई इसे निकालो, इसका एक्यूमुलेशन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अभी हमने पीछे देखा रेस्पिरेशन वाली बात, तो जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे और CO2 को बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। अब यहां पर फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालती है और CO2 को इस्तेमाल करती है। अब तो यानी कि हमारा CO2, और अब देखो प्लांट है तो उसमें पानी तो आप देंगे, तो पानी का भी इस्तेमाल होगा किसके लिए, जो प्लांट जो है अपना खाना पीना बनाएगा, यानी कि अपना जो ग्लूकोज खास तौर से बनाएगा प्लांट, उसका खाना पीना क्या है, ग्लूकोज ही तो है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है हमारा, फोटोसिंथेसिस की अगर मैं इक्वेशन की बात करूं आपसे, तो चलिए इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या चाहिए हमें भाई, CO2 चाहिए, और क्या चाहिए हमें, वाटर चाहिए, ठीक है, यानी CO2 और वाटर हो गया, यानी ये तो है ही हमारा। दूसरा, क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, यानी क्लोरोफिल बात भी ठीक है, क्लोरोफिल हमारा प्रेजेंट है कहां पर, पत्तियों में, लीव्स के अंदर। तीसरा क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, चलिए मैं ये बना देता हूं सनलाइट के नाम पे, ठीक है, सनलाइट। तो यानी सनलाइट भी हमें जरूरी है, ठीक है। और एंड में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब इन सब चीजों की मदद से भाई प्लांट ने बनाया क्या, उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए खाना, और वो खाना क्या है उसका, वो खाना है उसका ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और क्या निकालेगा वो निकालेगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब मैंने ये एरो क्यों बनाया है, ताकि क्योंकि ये गैस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से बाहर आती है और CO2 उसे चाहिए, इसीलिए द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड CO2 एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। यानी कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। सारी चीजें प्लांट को चाहिए होती हैं ऑटोट्रॉफिक मोड के लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अभी देखते हैं। When water enters the guard cells, the stomata। चलिए अभी पुरानी बात को हम कंटिन्यू करके लाते हैं, ठीक है। पुरानी बात हमारी क्या थी कि भाई ऑटोट्रॉफिक मोड है, न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, तो जो गैस की बात अगर हम करते हैं, यानी कि CO2 क्या है, वो एक गैस है, CO2 गैस है। ये प्लांट की लीफ में आई, तो लीफ में ऐसा क्या मौजूद है जहां पर एक्सचेंज हो रहा है। सवाल बेसिकली ऑलमोस्ट यही तो है हमारा। सवाल क्या कह रहा है कि व्हेन वाटर एंटर द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा। अच्छा, यहां पे क्या मौजूद था हमारा, यहां पे बात हो रही है खासतौर से वाटर की, तो यहां पे क्या है, हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा की। कि स्टोमेटा एक ऐसी चीज है जो कहां प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। ये स्टोमेटा का मतलब क्या, छोटे छोटे होल्स यानी पोर्स। अब इस पोर्स के थ्रू क्या होता है, इस पोर्स के थ्रू वाटर भी बाहर निकलता है। आप देखते होंगे सुबह सुबह में आप थोड़ी सी ओस सी जम जाती है थोड़ी लीफ पर, तो वो क्या है, क्या हमें थोड़ा पानी मिलता है, थोड़ी गीली गीली सी पत्तियां मिलती हैं, तो वो कहां से निकल रही हैं, स्टोमेटा से निकलता है। ट्रांसपिरेशन या एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है प्लांट में से, जब प्लांट में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, यानी प्लांट अब देखिए हमने प्लांट में पानी डाला, अब प्लांट कहेगा तो नहीं कि बस मुझे इतना ही पानी चाहिए और पानी नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं कहेगा। तो वो प्लांट क्या करेगा, प्लांट स्टोमेटा के थ्रू और लेंटिसेल्स के थ्रू। अब लेंटिसेल एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, छोटा एक पोर्शन होता है, वो भी होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो स्टेम पर मौजूद होते हैं।
लेंटिसेल्स कहां मौजूद होते हैं? लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं स्टेम पर प्लांट की। ये सवाल काफी जगह आया है, और ये स्टेम पर जो मौजूद हैं इनका भी काम क्या है? ये हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन में। किसमें हेल्प करते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन है कि जब बहुत ज्यादा वाटर हो गया प्लांट के अंदर, तो प्लांट जो है वो खाली करता है अपने अंदर से पानी का, भाई इतना पानी नहीं चाहिए हमें, सिस्टम जो है हमारा खराब हो जाएगा, तो पानी को बाहर निकालो। पानी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। किसके थ्रू बाहर निकलता है? एक तो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है और एक लेंटिसेल्स के थ्रू निकलता है। तो जो हमारा अगला सवाल है वो इसी बारे में है कि भाई स्टोमेटा के थ्रू अगर निकल रहा है तो पानी जब, अब उसमें आएगा भी तो पानी, बाहर एनवायरनमेंट में बहुत सारा पानी है भी तो सही हमारे आसपास एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो पानी एंटर भी होगा उसके अंदर। तो व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स क्या है? जो आपका जो स्टोमेटा है, ये देखिए ये है फिगर आपका स्टोमेटा का। इसमें ये वाले जो सेल हम आपको नजर आ रहे हैं, ये छोटे, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये है गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स खुलते हैं, यानी कि ये है आपका पोर। पोर का मतलब होल। इसके अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी पूरी गैस इसके अंदर जाती है और यहीं से ही बाहर आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर से इसी के अंदर जा रही है गैस। कौन सी गैस? कौन सी अंदर जा रही है? CO2 और O2 की बात हो रही है। O2 बाहर निकलती है और CO2 अंदर जाती है प्लांट की बॉडी में। किसके थ्रू जाती है? स्पोर के थ्रू, स्टोमेटल पोर के थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर। अब ये जो पोर का जो कंट्रोल है, ये किसके हाथ में है? यह गार्ड सेल्स के हाथ में। गार्ड सेल हमारे ये रहे गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल हैं, ये क्या करते हैं? ये स्वेल होते हैं, यानी ये फूलते हैं और ये श्रिंक होते हैं। ये वाली जो कंडीशन है आपकी, जिसमें देखिए वाटर जो है वो क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है इसके, ठीक है। तो जब अंदर जा रहा है पानी, तो जब खुला होगा, ओपन होगा भाई, तभी तो अंदर जाएगा। बिना ओपन हुए कैसे चला जाएगा? तो यानी जो हमारा यहां पर अगर हम सवाल की बात करें, तो व्हेन वाटर एंटर्स, गार्ड सेल कैसे होते हैं? ओपन होते हैं हमेशा। ये बात याद रखिए, जब पानी एंटर होगा तो गार्ड सेल जब खुलेंगे, जब रास्ता देंगे, ओपन होंगे, तभी पानी जाएगा उसके अंदर। अब बाहर भी तो आएगा, जब बाहर जब आना होगा पानी को, तो बाहर चलिए ठीक है आ जाएगा। जब वो ओपन है तो अंदर जा रहा है तो बाहर भी आ सकता है। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट में बाहर जा रहा है तो क्या करेगा कि भाई पानी अब बहुत ज्यादा लॉस नहीं करना है, तो फौरन उसे बंद कर लीजिए। तो देखिए आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, तो इसमें देखिए यहां पे आपको कहीं पोर नजर नहीं आएगा, यानी जो स्ट्रक्चर था इसका गार्ड सेल का वो थोड़ा सा चेंज हो गया। वो चेंज कैसे हो गया कि जो पोर है वो इसने कर दिया बंद, कि भाई एंट्री हो चुकी है बंद। अब पानी जितना निकल चुका था निकल गया, अब नहीं निकलने देंगे, क्योंकि अगर अब निकला तो हमारे जो प्लांट है उसके जो सिस्टम्स है उसे पानी चाहिए। अब पानी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी उसे। तो जब वाटर जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलने लगता है, तब क्या होता है? स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटा के वो बंद हो जाते हैं, यानी कि जो फ्लैसिड हो जाते हैं सेल। फ्लैसिड का मतलब यूं कहिए आप क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। बहुत जगह श्रिंक वाली बात भी आती है, ठीक है, कि भाई मान लीजिए आपके जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो गए। अब बताइए क्या हुआ? पानी बाहर गया कि अंदर आया? तो पानी बाहर गया तो श्रिंक हुए, यानी कि या तो सेल्स जो है ये गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो गए, स्टोमेटा हमारा क्लोज हो गया, बंद हो गया। अच्छा, यहां पर जब खुला था यानी ये फूल गए, स्वेलो हो गए। स्वेलो हो गए या टर्जिड हो गए? बहुत जगह क्या लिखा रहता है? स्वेलो भी लिखा रहता है टर्जिड की जगह, ठीक है। तो हमारे जो स्वेल अप हो गए, फूल गए हमारे कौन से? गार्ड सेल, जिसकी वजह से स्पेस क्रिएट हो गया, तो यानी हमारा पोर आ गया यहाँ पर। पोर हमारा जब यहाँ पे आ गया तो अब गैसियस एक्सचेंज शुरू, बढ़िया, जो भी गैस है अंदर आएगी और बाहर जाएगी। अगला सवाल हमारा क्या कहता है भाई? ये देखिए, इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, साल्वेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय डैश इन द हैंड ब्रेन। तो देखिए इनवॉलंटरी एक्शंस क्या है? एक्शंस मतलब जो भी हम करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जैसे मैंने देखिए ये पेन यहां रखा, ये पेन उठाया, ये एक एक्शन है। इनवॉलंटरी का मतलब है वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? मैं अपनी मर्जी से सांस क्या हमेशा रोक सकता हूं? मुझे लेनी पड़ेगी, थोड़ी देर में रोक लूंगा। चलिए मेरी जो दिल की धड़कन चल रही है, क्या मैं उसे रोक लूं अपनी मर्जी से? कह रहे यार बहुत थक गया होगा मेरा दिल, रुक जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा? ये सारी जो एक्शंस हमारी, जैसे मैंने कुछ खाया, अभी मैं अभी कुछ खाकर आ रहा हूं, तो मेरी बॉडी में कंटिन्यू डायरेक्शन चल रहा है। तो अब ये चीज जो है ये इनवॉलंटरी एक्शंस में आती है ये सारी चीजें। यानी मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं रोक सकता, अरे नहीं यार अभी तो 3 घंटे का सफर रह गया है, मैं 3 घंटे बाद वॉमिट करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वॉमिट आ रही है तो आ रही है, बहुत बहुत थोड़ी सी देर के लिए मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूं कि थोड़ी देर में मतलब अपनी जगह बदल लूं, इतना टाइम मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं बहुत देर तक नहीं रोक सकता। ये सारे एक्शंस कहां कंट्रोल होते हैं? कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियस सी बात है, हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है पूरी बॉडी का, और ये एक्शंस भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन का कौन सा पार्ट? तो सवाल में इन्होंने हिंट दे रखी है कि भाई हाइंड ब्रेन का पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। तो इनवॉलंटरी एक्शन हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है,
वो कंट्रोल करता है। अब हाइंड ब्रेन का पार्ट तो आपका पोन्स भी है, मेडुला भी है और सेरिबेलम भी है। तो इसमें से कौन सा कंट्रोल करेगा? इसमें से करेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या करता है? जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, अब वॉलंटरी एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है आपका सेरिब्रम। वॉलंटरी एक्शन क्या है? जो हमारे बस में है। जैसे मैं ये पेन पकड़ा हुआ हूं और लिख रहा हूं, ये मेरे बस में, मैं चाहूं तो यहां रख दूं, अपना हाथ नीचे कर लूं, ये मेरे बस में है। मैं चाहूं तो अपना हाथ उठा लूं, लेकिन मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको बताना है, तो मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। तो ये सारे काम क्या हैं? ये हैं आपके वॉलंटरी एक्शंस। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? जो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो आगे का जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, वो सेरिब्रम है, ये वो काम कर रहा है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का। और मेडुला क्या काम करता है? ये इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हमारा ब्रेन बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अच्छा, सेरिबेलम और सेरिब्रम में मत कंफ्यूज होइए। देखिए ब्रम एक बड़ी सी, थोड़ा बोलने में ऐसा लग रहा है थोड़ा भारी से, तो इससे आप समझिए कि थिंकिंग पार्ट सबसे बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का, सबसे इंपॉर्टेंट, फोर ब्रेन। और सेरिबेलम जो है वो क्या करता है? जब सेरिब्रम का कुछ काम है, हर मेडुला का काम है, तो सेरिबेलम का भी काम होगा। सेरिबेलम का काम, और ये इंपॉर्टेंट भी है ये वाली बात, कि सेरिबेलम जो है वो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन करता है। यानी हमारी जो बैलेंस है, या यूं कहिए आप, बॉडी का जो बैलेंस है। भाई मैं खड़ा हुआ हूं बिल्कुल सीधा, मैं किसकी वजह से खड़ा हूं? मेरे ब्रेन में कुछ तो ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस चीज को कंट्रोल कर रही है कि मैं इधर ना गिर जाऊं, इधर ना गिर जाऊं। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं अपने दोनों पैरों पर, तो किसकी वजह से? सेरिबेलम की वजह से। ब्रम नहीं, बेलम। अच्छा, हम खड़े किससे होते हैं? अपने लेग से होते हैं, तो एल यहां पे आ रहा है, एल बेलम। तो इससे याद रखिए, छोटी छोटी चीजें। अब याद करने का तरीका आप देखिए, आपको खुद भी ढूंढना है, बाकी मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो सेरिबेलम जो है वो बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आ सकती है आगे क्वेश्चंस। और मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेडुला से रिलेटेड ये भी है। पहला सवाल तो ये आता है हर जगह ऑलमोस्ट, कि इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? ये तो आपको पता चल गया भाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है, ये तो सही बात है। और ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल क्या आ सकता है कि स्टेम ऑफ ब्रेन जो है वो किसे कहते हैं, या फिर ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं? ब्रेन स्टेम भी हम मेडुला ऑब्लोंगाटा को कहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग है, ठीक है। मैं चलिए ऐसे बना दिया मैंने थोड़ा सा, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। और ये देखिए यहां जुड़ा हुआ है किससे? ये क्या है? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से और हमारा जो ये ब्रेन है ये जुड़ा हुआ है। किस जगह पे जुड़ा हुआ है? कौन सा पोर्शन ऐसा है जो उसे जोड़ रहा है? तो वो पोर्शन है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, वो है आपका मेडुला। तो मेडुला को हम इसीलिए ब्रेन स्टेम कहते हैं, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है ब्रेन से, या यूं कहिए कि ये ब्रेन को जोड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से। यानी कि वो द जंक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा और ब्रेन स्टेम। ठीक है, बात समझ में आई? आ गई ऑफ कोर्स। अगला सवाल हमारा क्या कहता है भाई? ये सवाल का हमारा जवाब हो गया। हमारा सवाल का जवाब है मेडुला ऑब्लोंगाटा, बहुत बढ़िया। अगली बात है कि एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा होना। हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, पैसे इकट्ठा होते चले जाते हैं, जब गुल्लक भरे आती है तो हम उसे फोड़ देते हैं, फिर मजे करते हैं। खैर, एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा करना, जमा होना। कोई चीज जमा हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, उसे कहते हैं एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए पेस्टिसाइड तो क्या है? ये एक केमिकल है जो हम अपनी फसल पर छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि उसमें पेस्ट ना लग जाए, जो कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, वो लग के उसे खराब ना कर दें। तो वो एक केमिकल है। कहां पे बनाया हुआ? लेबोरेटरी के अंदर बनाया हुआ, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया हुआ केमिकल है। तो वो कैसा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है भाई? कि जो बायोडिग्रेड नहीं होगा, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है या फिर कोई भी फंजाई है या कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसे डिग्रेड कर सकता है, वो उसे डिग्रेड नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा इसमें। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं जिन पर बैक्टीरिया फंजाई कोई काम नहीं कर पाते। समझ में आई बात? जिसको बैक्टीरिया या फंजाई या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी बायो वाला ऑर्गेनिज्म है, बायो का मतलब लाइफ, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, वो उसको पूरा डिग्रेड नहीं कर सकती।
अब बायोडिग्रेडेबल क्या होती हैं चीजें, वो क्या है, जैसे कि भाई आपने केले का छिलका खाया, केले का छिलका फेंक दिया तो वो सड़ जाएगा ना, कुछ दिन बाद आपको वो नहीं मिलेगा, वो पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। अब कौन करेगा ये काम, ये फंगस और बैक्टीरिया, ये सारे जो एनवायरमेंट में आपके हमेशा मौजूद हैं, ये करेंगे, ये उसे पूरा खत्म कर देंगे, एनवायरमेंट में उसके सारे मिनरल मिला देंगे। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेशन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, पेस्टिसाइड, क्योंकि ये है केमिकली सिंथेसाइज, ये केमिकल प्रोसेस से बने हैं हमारे। पेस्टिसाइड क्या है, ये स्पेशल केमिकल है जो कि एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं, अपनी क्रॉप फील्ड में यूज करते हैं ताकि उस पर पेस्ट ना लगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ना लगे। तो पेस्टिसाइड आमतौर से कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब जब हम अपने पेड़ पौधे में डालेंगे पेस्टिसाइड, तो उसके अब हमारे पेड़ जो है वो रूट के थ्रू या उसकी स्टेम से या लीव्स उसके अंदर जाएगा, पौधे के अंदर खासतौर से रूट के थ्रू जाता है। तो रूट के थ्रू सारे हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पेस्टिसाइड है वो क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, यानी कि जमा होंगे। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन होने के प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका जवाब क्या है हमारा, सिंपल, बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द मेथड ऑफ एक्रूइंग टॉक्सिक एलिमेंट्स। यहां तो बात हुई थी पेस्टिसाइड्स की, लेकिन मान लीजिए कोई और दूसरा कोई टॉक्सिक एलिमेंट अगर हमने डाला है तो वो भी अगर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। तो एक्यूरिंग टॉक्सिक एलिमेंट्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन अ फूड चेन। तो अब पूरी फूड चेन में जो दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चलिए फूड चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई, ग्रास है। ग्रास को खाया किसने, ग्रास को कौन खाता है, काऊ को खिला दीजिए चलिए, और काऊ को कौन खा गया, काऊ को खा गया लाइन। तो ग्रास है या गोट है, ठीक है, आप इस पे गोट भी खाती है ग्रास, और भी बहुत सारे हैं, यानी हर्बीवोर कोई आप ले लीजिए। तो ग्रास में हमने क्या डाला, या ग्रास में मान लीजिए कोई केमिकल आ गया, ये किसी फैक्ट्री के पास है, फैक्ट्री का ग्राउंड है कोई, वहां पर है कोई ग्रास, तो वहां पर फैक्ट्री से जो आप उनका केमिकल निकले, यानी वो केमिकल कैसे हैं, टॉक्सिक केमिकल हैं। क्या है, टॉक्सिक केमिकल निकले। अब ये टॉक्सिक केमिकल जो है ये कहां जमा हो जाएंगे, ये जमा हो जाएंगे ग्रास की रूट से, ग्रास के अंदर आ गए। अब ग्रास को खा लिया किसने, इस हर्बीवोर ने। तो ये सारे जो टॉक्सिक जो एलिमेंट थे, जो केमिकल था टॉक्सिक, ये पूरा किसके अंदर आ गया, ये आ गया आपका इस हर्बीवोर के अंदर। अब इस हर्बीवोर को खा गया कौन, लॉइन खा गया। अब ये सारा का सारा कहां आ गया, लॉइन में। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है, यानी बॉडी के अंदर जमा होता चला जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरी बॉडी में जमा हुआ, अब मुझे अगर कोई खा गया तो उसकी बॉडी में पहुंच जाएगी वो चीज। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड चेन के अंदर इसको एक्यूमुलेट करते रहते हैं। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये ट्रेवल करता रहता है। अब ये ट्रेवल, अच्छा, अब ये जो लेवल है, यानी देखिए एक लेवल ग्रास वाला, एक लेवल हर्बीवोर वाला या काऊ या गोट या कुछ भी, और एक लेवल यहाँ पे टॉप कार्निवोर है या कार्निवोर है। तो इन लेवल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। आपने अगर देखा हो पिरामिड, कभी इकोलॉजी अगर थोड़ी सी खोली हो, तो इसमें एक पिरामिड आता है जिसमें हम नीचे क्या रखते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करते हैं, खाना प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्लांट्स हैं जितने भी हैं वो सब क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ग्रास है क्या है, प्रोड्यूसर है भाई। अब इस प्रोड्यूसर क्या है, इन्हें खाना प्रोड्यूस किया। अब इसको खा लिया किसने, इसको खा लिया ग्रास को गोट ने, बकरी ने खा लिया। अब इसने खाना तो प्रोड्यूस किया, लेकिन बकरी ने पूरा का पूरा प्लांट खा लिया। पूरा प्लांट खा लिया तो प्लांट के अंदर टॉक्सिक चीजें भी तो हैं भाई, जो टॉक्सिसिटी आई है उसके अंदर, यानी कि जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड हमने डाले थे वहां पे, ये भी तो उसके अंदर हैं, तो वो भी तो उस गोट ने खाए, और उस गोट को खा लिया किसने, लाइन ने। यानी ये जो 3 ट्रॉफिक लेवल है, इसके थ्रू ट्रेवल किया क्या, जो हमारा जो पेस्टिसाइड है ट्रेवल कर रहा है यहां से, यानी यहां जमा हुआ, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो देखिए अब बायोमैग्निफिकेशन इज द मेथड ऑफ एक्रूइंग टॉक्सिक एलिमेंट्स बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन अ फूड चेन। ये फूड चेन के अंदर ही है मामला, यानी कि पूरी बात फूड चेन के अंदर चल रही है। तो विद इन अ फूड चेन जो है, जो आपके हजार्डस केमिकल हैं, या यूं कहिए जो बहुत नुकसानदेह जो टॉक्सिक केमिकल हैं, वो एक्यूमुलेट होकर ऊपर जाते रहते हैं ट्रैफिक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल में। तो इसका आंसर है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये बहुत डायरेक्ट सवाल आता है, हमेशा डायरेक्ट इसकी यही बात दी जाती है कि भाई ये बता दिए क्या होता है। ये देखिए एक और एग्जांपल के थ्रू, यहां हम बात करते हैं डीडीटी की। डीडीटी क्या है, ये भी एक पेस्टिसाइड है। चलिए, तो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एन एक्वेटिक फूड चेन, यानी कि पानी वाली, ये पानी है हमारा। अभी इस पानी का जो डीडीटी लेवल है वो क्या है, 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। वाटर है, इसके अंदर डीडीटी है मौजूद, लेकिन कितना है, 0.003 पार्ट्स पर मिलियन। अब इसके अंदर क्या है, जू प्लैंक्टन है। जू प्लैंक्टन क्या है, बहुत छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं,
क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ये कोई प्लांट नहीं होते। जू, आपने जूलॉजी का भी सुना होगा, तो जू मतलब एनिमल, तो जू प्लैंक्टन बहुत छोटे तैरते रहते हैं प्लांट की सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे, तो ये क्या है आपके जू प्लैंक्टन। अब ये जब वाटर के अंदर है तो वाटर में खाना पीना भी वहीं से लेंगे, तो इनके बॉडी के अंदर क्या आया? डीडीटी 0.04 पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, तो 0.04 आ गया, यानी पहले क्या था? 0.003 था, यानी बहुत कम था। फिर थोड़ा ज्यादा कहां जमा हो गया? यानी जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कहां गया? जू प्लैंक्टन में 0.004। अब और ज्यादा कहां इकट्ठा हो गया? ये आ गए, देखिए जू प्लैंक्टन आपके ये रहे, अब इसको खा लिया किसने? स्मॉल फिश ने। अब स्मॉल फिश के अंदर कितना आ गया भाई? क्योंकि देखिए एक जू प्लैंक्टन के अंदर आया था 0.04, है ना। अब इसने एक थोड़ी खाया हुआ, तो चुन के बस भाई एक ही दे दो, एक ही में मेरा पेट भर गया, उसने बहुत सारे खा लिए, तो इसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो डीडीटी लेवल आ गया वो आ गया 0.5 पे, यानी कि 1/2, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। अब स्मॉल फिश एक थोड़ी खाई होगी बड़ी वाली फिश ने, इसने हालांकि यहां एक ही दिखा रखी है, लेकिन ये बहुत सारी खाएगी, एक से क्या पेट भरेगा इसका। तो अब ये क्योंकि इसमें ऑलरेडी ज्यादा हो गया था, तो यहां पर आकर और बढ़ गया, ये कितना हो गया? डीडीटी 2 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाता जा रहा है। देखिए सबसे टॉप पर आपका आया तो हो गया 5 ppm, क्योंकि इस लार्ज फिश को भी कौन खा गया? इसे खा गई ईगल, जो सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप कार्निवोर है, टॉप खा गई है। तो फिश ईटिंग बर्ड्स जो है, यानी ये ईगल है हमें नजर आ रही है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा हो गया 5 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखिए शुरू कहां से हुआ था? 0.003 से, और हमारी इस एक्वाटिक फूड चेन में कहां खत्म हुआ है? जाकर 5 ppm पर, तो यानी कि इकट्ठा होता जा रहा है ना, बिल्कुल सीधा सी हमें बात नजर आ रही है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हमारा ये आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें क्या कहता है ये भाई? बहुत डायरेक्ट सवाल है, बिल्कुल याद करने वाली चीज है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जो इन्वायरमेंट है, हमारा वातावरण है भाई, उसे हमें बचाना है। अब हालांकि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि हमें बचाना है इसको, और हमें ख्याल रखना चाहिए इस बात का। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? खासतौर से ये किया जाता है 5 जून या 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये बात आपको याद रखनी है, और क्योंकि ये डे वाली या डेट वाले सवाल आते हैं, तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो पूछ सकता है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे आने वाले। तो उसके लिए हम आपके लिए चार्ट लेकर आए हैं जिसमें डेट्स हैं और कौन सा डे है खासतौर से। फॉर एग्जाम्पल 2 फेब को क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। 3 मार्च को क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, एंड सो ऑन। और 3 दिसंबर को, अच्छा अब ये क्या है देखिए, फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अगस्त में कुछ नहीं था, सितंबर, मार्च, अप्रैल। तो यहां पे कोशिश करिए हमें थोड़ा सा इसको अरेंज करने की, तो आप याद करिए अच्छे से। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, एक आध सवाल आ जाता है मोस्टली। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा, 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। ये काफी जगह देखा गया है कि ये आता है सवाल। अच्छा एक और चीज है, 3 दिसंबर, ये क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी डे। एक गैस लीक हुई थी भोपाल में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस गैस के इनहेलेशन, यानी वो गैस उनके बॉडी के अंदर चली गई थी, उसकी वजह से बहुत सारी उन्हें दिक्कत हो गई थी। उसके चक्कर में लोग बहुत लाखों की तादाद में मारे गए थे। कहां पर? भोपाल में। तो अब उनके लिए, उनकी याद में एक दिन है वो रखा गया है, वो मनाया जाता है, वो है 3 दिसंबर को। गैस कौन सी रिलीज हुई थी? ये सवाल काफी आता है। वो थी MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC जो गैस है वो रिलीज हुई थी कहां से? भोपाल में एक फैक्ट्री थी, कार्बाइड की फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड के नाम से। तो वहां से वो रिलीज हुई थी, और वो फिर लोगों ने इनहेल करी, वहां के एनवायरनमेंट में फैली, तो लोग बहुत सारे मारे जाने लगे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी डे कब है? वो 3 दिसंबर को है। ये चीज हमें याद रखनी है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा ये रहा 5 जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, एंड सो ऑन। वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 10 अप्रैल। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये आखिरी सवाल था, और आज की क्लास जो है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। साइनिंग ऑफ, मोहम्मद अनस।